अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेक्टेड सोशल इन्वॉल्वमेंट एंड साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट। यानी कि आज के दौर पर हमारा आज का सिचुएशन देखते हुए जो हमारी कौम है उसका हमारा सोशल इन्वॉल्वमेंट क्या होना चाहिए, और दूसरे हमारा कुछ साइकोलॉजिकल मिथ्स है जिसका एक थ्रेड हमारे माइंड पे रहता है कि शायद इससे हमारे कौम को प्रॉब्लम है, इससे हमको कुछ इश्यूज है जिससे हम काफ़ी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस होके सोसाइटी में हम लोग सर्वाइवल करते हैं। तो अभी हमारा जो एक्सपेक्टेशन है सोशल इन्वॉल्वमेंट में, उसमें सबसे पहला पॉइंट रहता है हमारा एग्जिस्टेंस, कि हम हमारे सोसाइटी में क्या एग्जिस्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहला पॉइंट है रिलेशनशिप। अभी हमारे में से बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जो एक बायस रहते हैं और जो बहुत सारे सिचुएशन पे आइसोलेटेड रहते हैं। यानी कि हम सिर्फ हमारे ही मुस्लिम कौम तक ही इन्वॉल्वमेंट और वर्किंग इंटरेक्शंस में सीमित रहते हैं और एक बाउंड्री बना कर रखे हैं कि हमारा दायरा सिर्फ इतना ही होना चाहिए, जिसके वजह से हम लोग अपने सोशल इन्वॉल्वमेंट में काफ़ी वीक होते हुए जा रहे हैं। तो सबसे पहला है कि हमारा सोशल इन्वॉल्वमेंट सभी मजहब के साथ में उतना ही रहना चाहिए जितना हमारे मजहब वालों के साथ में है, क्योंकि विदाउट दूसरे मजहब वालों के साथ में हमारा इस कंट्री में तो क्या दूसरे कंट्री में भी एक सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सभी लोग एक सोशल एलिमेंट है, हम लोग सब लोग सोशल एनिमल है, ह्यूमंस है। उसके वजह से सभी रिलेशंस हमारा रखना चाहिए, सभी इंटरेक्शंस रखना चाहिए सभी कौम के साथ में। दूसरा हमारा एग्जिस्टेंस का पॉजिटिव पॉइंट्स है फाइनेंशियल असेट्स। फाइनेंशियल असेट्स का यह है कि जिसका फाइनेंशियल असेट्स ज़्यादा है उसका सोशल इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। वो अपना खुद का भी सर्वाइवल बहुत अच्छे से करने के बावजूद जो वीकर सेक्शन है उनको भी वो कोऑपरेशन देता है। इसलिए हमने सोशली इंटरेक्ट कर कर जितना पॉसिबल है उतना अर्निंग और उतना फाइनेंशियल असेट्स को इंक्रीज करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है थर्ड नॉलेज, विजडम, एजुकेशन। एजुकेशन यानी मैं कोई डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई MBBS किया है या BE किया है या कोई LLB किया है। एजुकेशन मतलब कि हमारा जो नेशनल अफेयर्स चल रहे हैं उसमें हमारा जो सोशल इम्प्रूवमेंट है उस इम्प्रूवमेंट पर हमारा क्या नॉलेज है, हम कितना अपडेट है और हम अपने बच्चों को कितना अपडेट रखते हैं। और तीसरा नॉट ओनली बच्चे, हमारे घर में जो वुमेन्स है, बहन है, बीबी है, अम्मी है, तो इनको भी हमने हमारे इतना ही अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा सोशल एग्जिस्टेंस पॉजिटिव रहेगा। और चौथा है यूनिटी। हमारा ग्रुप, हम लोग आपस में भी यूनाइटेड रहना चाहिए और दूसरे कौम वालों के साथ में भी यूनाइटेड रहना चाहिए, क्योंकि हमको पहले से ही पता है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। हम जितने यूनाइटेड रहेंगे, जितना कोऑपरेटिव रहेंगे, उतना ही वक्त पर हमें भी कोऑपरेशन मिलेगा। हम जैसे हैं वैसे ही हमारे साथ में उसका रिवर्स रिएक्शंस मिलेगा। और लास्ट इम्पोर्टेंट है कनेक्टिंग विद गवर्नमेंट अफेयर्स। अभी हमारा पंचायत समिति में, जिला परिषद में, समाज कल्याण में, कलेक्टर ऑफिस में जो मुस्लिम्स के लिए, अल्पसंख्यक के लिए जो भी बेनिफिट्स आते हैं, आपने मस्जिद में पहले भी सुने हैं कि वो जो गवर्नमेंट का फंड रिटर्न हो जाता है। क्यों रिटर्न होता है? अवेयरनेस नहीं रहने की वजह से। ये कोई प्रॉपर वॉलेंटियर रहने की वजह से नहीं, और कोई एक सिस्टम इनकॉर्पोरेशन नहीं है हमारे सोसाइटी में कि ऐसा कोई सोशल सिस्टम रहे कि जो ये मॉनिटर करे कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट के और कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट के अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लिए स्कीम आया है और वो हम स्कीम्स को कैसे से उसका बेनिफिट ले सके। अभी मैंने
बोलने के पहले एक बात बोला था कि हमारे कुछ साइकोलॉजिकल मिस है, जो हम एजुकेटेड लोग हो या नॉन एजुकेटेड लोग हो, फाइनेंशियल स्ट्रांग हो या वीक हो, सबके माइंड पे एक कॉमन चीज़ रहता है, एक हल्का सा डर। सबको ये फील होता है कि हम माइनॉरिटी में हैं, सबको ये फील होता है कि कुछ तो भी गवर्नमेंट हमारे नेगेटिव है, हमारे अपोजिट है, और उसके डर में हमारे माइंड पे ऐसा होता है कि हम आगे में चल के ये प्रोग्रेस करें तो ये प्रॉब्लम आ सकता है, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में डालें तो ये प्रॉब्लम आ सकता है, या हम लोगों ने इस तरीके का पहल की तो शायद हमारे को कोई रजिस्ट कर सकता है। ऐसा हमारा एक साइकोलॉजिकल मिथ है। तो उसमें जो पॉलिटिकल इश्यूज है, उसमें से आप अगर इंटरनल उसका कंक्लूजन पे जाओगे तो हमारे इस कौम को, हमारे रिलीजन को 1% का भी हार्म नहीं है। कोई पर्सन इलेक्शंस में खड़ा होता है, कोई मुख्यमंत्री बनता है, कोई प्रधानमंत्री बनता है, वो भले ही मीडिया में निगेटिविटी करे या कुछ माइनर कुछ अफेक्ट्स हो जाता है, लेकिन अगर इंडिविजुअल अगर आप देखें तो हमारे प्रोग्रेस को कौन रोक रहा है? नॉलेज लेने के लिए कोई रोक रहा है, एजुकेशन लेने के लिए कोई रोक रहा है, पैसा कमाने के लिए कोई रोक रहा है, या हमारा तुम्हारा सोशल मीडिया पे छाने के लिए कोई रोक रहा है? नहीं रोक रहा है। सिर्फ यही एक मिथ है, एक यही डर है जिसके वजह से हम लोग बहुत सारे एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। और सेकंड है कास्टिज्म। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में एक दूसरा पॉइंट आता है कास्टिज्म। हम लोग, बहुत सारे लोग ये चीज़ का एक्सपीरियंस करते हैं, ये सब का थिंक करते हैं कि कहीं तो भी कोई तो भी कास्टिज्म हो रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस करता हो, प्राइवेट सर्विस करता हो, या कहीं पे दुकान लगा के बैठे हो। वो बार बार ये फील करते हैं कि शायद हमारे साथ में तासुबी हो रही है, हमारे साथ में कुछ तो भी कास्टिज्म हो रहा है। इंजीनियरिंग में एक लॉ है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन के लिए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि कास्टिज्म कर कौन रहा है, वो कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं। कभी कभी हम लोग इतने कट्टर होके कहीं पर वर्क करते हैं कि दूसरे आदमी के इसमें इन्वॉल्व होने से मना कर देते हैं। कहीं पर कोई प्रोग्राम में बुला रहा है तो वो सोचते हैं कि ना गैर कौम के उस प्रोग्राम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, वो गैर कौम के घर में इंतकाल हुआ वहाँ इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, वहाँ उनका सोशल गैदरिंग है वहाँ इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। यानी आप अपने आप को खुद ही में ही कास्टिज्म इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उनके तरफ से सेम वही चीज़ें रिएक्शन आता है, तो हमको ऐसा लग रहा है कि हम साथ में कास्टिज्म हो रहा है। जबकि कास्टिज्म्स वाले इश्यूज तब आते हैं जब हम एक अलग ही तरीके का आइसोलेटेड होके, एक अलग ही टाइप का फ्रेम बनाकर हम उस तरीके से अपने आप को एक मुस्लिम है करके रिप्रेजेंट करते हैं, तभी कास्टिज्म होता है। ओपन माइंडेड रहे, हमारे ही इस्लाम के बारे में कम्युनिकेशंस करें, अच्छाई बताए, उनके भी कुछ अच्छाई सुन के उनके साथ में दोस्ती करें, फ्रेंडशिप करें, उनके साथ में बिजनेस करें, काम करें, जॉब करें, तो आपको एक कास्टिज्म जैसी चीज़ें काफ़ी दूर तक दिखेंगी। आपको लगेगा ही नहीं कि कहीं पे कोई कास्टिज्म है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है कि जो गैर कौम के साथ में काम नहीं करता हो। हम लोग माइनॉरिटी में आते तो डेफिनेटली वहाँ पर 100 हिंदू रहेंगे तो 1-2 मुस्लिम रहते हैं, तो डेफिनेटली कभी भी इस टाइप का अगर इशू होता तो हम लोग वहाँ काम नहीं कर पाते, हम लोग वहाँ जॉब नहीं कर पाते, बिजनेस नहीं कर पाते। तो एक कास्टिज्म का एक साइकोलॉजिकल थ्रेट्स है, एक मिथ है, वो हमारे माइंड से बिल्कुल निकल जाना चाहिए। और तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है इमरजेंसी रिस्पॉन्स। आपने कभी देखे होंगे कि कहीं सुने भी होंगे कि कहीं पर एक इस टाइप का मिसकंडक्ट हुआ, कहीं दंगा हो गया, कहीं पर कांड हो गया, कहीं पे गोदरा कांड हुआ, कहीं मुजफ्फरनगर कांड हुआ। ये बात सच है कि ये सब चीज़ें हुआ है, जिसमें गवर्नमेंट के जो पावरफुल एलिमेंट्स हैं वो तक इन्वॉल्व थे, हम सबको पता है। लेकिन ये होने की मेन वजह क्या है? ये होने का मेन वजह क्या है, हम या वो एक्सटर्नल फैक्टर? आज के डेट में हम ये महेश नगर में, जाफर नगर में काफ़ी अमन और चैन से है। यहाँ पर कभी कोई दंगा देखने नहीं मिलता, कोई झगड़ा देखने नहीं मिलता, कोई कम्युनल डिस्प्यूट्स देखने नहीं मिलता, और किसी पर अटैक नहीं हुआ है। इसका मेन रीज़न क्या है? हम स्ट्रांग हैं क्या? हम काफ़ी एजुकेटेड हैं? या हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हैं कि कोई हम पर अटैक नहीं कर रहा है? नहीं, उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर वो काम नहीं कर रहा है। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर है वो काम नहीं कर रहा है, इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट और हमारा कोई अचीवमेंट नहीं है।
तो उसके लिए ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है, फिर भी हमारे इंडिया का ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जहाँ पर हमारा कौमी का इमरजेंसी रिस्पांस या प्लान बना हो। इमरजेंसी रिस्पांस का मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, हम सब लोग यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, इसमें से एक या दो का नाम मालूम रहता होगा, बाकी किसी का नाम नहीं पता, अपना आए नमाज़ पढ़े और चले गए, ठीक है। हमारा कोई भी सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू सोशल गैदरिंग नहीं होता। हम कोई शादी में जाते हैं, रिसेप्शन में जाते हैं या कब्रस्तान में जाते हैं, वो भी एक सोशल गैदरिंग है, लेकिन वो सोशल गैदरिंग हमारे कौम को प्रोग्रेस करने के लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ रिश्तेदार आते हैं, कोई दूसरे शहर का आता है, कोई दूसरे मोहल्ले का आता है, और आपस में सोशल बात करते हैं। सोशल गैदरिंग ये होना चाहिए कि हमारे मस्जिद में, किसी भी सारे मस्जिदों में एक हम लोग जो टीम है, जो ग्रुप है मोहल्ले का, जो मस्जिद में कंटिन्यू आते हैं या नहीं भी आते, जो पास के हैं, उनका एक कम से कम वंस इन मंथ या क्वार्टरली वंस एक बार हमारे सोशल इश्यूज अफेयर पे कभी भी मीटिंग नहीं होती है। नंबर 2, एक दूसरे को कोई पहचानता ही नहीं है कि कौन कहाँ रहता है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। जब हमारे को पता चलेगा कि कोई भी मिसकंडक्ट करने वाला है या किसी की साजिश है जो कुछ पॉलिटिकल इश्यूज के वजह से कुछ दंगा या कुछ कराना चाहते, तो हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, क्योंकि वो सिस्टम नहीं है कि हम किसी से इस तरीके का कम्युनिकेशन करें। तो ये सब सिस्टम्स, ये सब चीज़ों को हमारे सिस्टम पे इनकॉर्पोरेशन करने से हमारा कौम का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, हमारे कौम की सेफ्टी बढ़ेगी और हमारे कौम का रुतबा बढ़ेगा। अभी हमारा सोशल गैदरिंग साइकोलॉजिकल थ्रेट्स को कम करने के लिए और हमको इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए हमने क्या क्या करना चाहिए, कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। जो पहला बताया मैंने सोशल गैदरिंग, सेकंड है कि फोकस ऑन बिजनेस अर्निंग गाइडेंस ट्रेनिंग एंड गवर्नमेंट स्कीम। हमारे पास में इस टाइप का कोई सिस्टम ही इनकॉर्पोरेटेड नहीं है जहाँ पर कोई बिजनेस रिलेटेड कोई डिस्कस होता हो, कोई अर्निंग रिलेटेड डिस्कस होता हो। हर इंसान में एक अलग अलग टाइप की कॉम्पिटेंसी होती है। कोई पर्सन बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्टर रहता है, कोई पर्सन बहुत अच्छा पेंटर्स रहता है, कोई पर्सन बहुत हाईली क्वालिफाइड रहता है जो काफ़ी दूसरों को गाइड कर सकता है। लेकिन ये नॉलेज और ये स्किल उन्हीं तक ही इम्प्लीमेंट इसलिए रहती है क्योंकि वो दूसरों के साथ में इन्वॉल्व नहीं है। बाकी कौम में बहुत सारी जगह पे मैंने देखा है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं काफ़ी लोगों के साथ में, चाहे ब्राह्मण्स हो, अग्रवाल्स हो या ओबीसी कर्नाटक के जो कुंबी समाज के हो, तेली समाज के हो, उनके साथ में मेरी काफ़ी फ्रेंडशिप है। उनके साथ में उनके मैंने मीटिंग मैंने अटेंड किया हूँ। उनमें एक टाइप का ऐसा सिस्टम रहता है कि कौन सी लड़की शादी के लिए है, कौन एमबीए किया है, कौन एमबीबीएस किया है, तो उनके कौम में कौन डॉक्टर है, तो उनके पास में ऑलरेडी डाटा रहता है। कौन डीएड है, कौन बीएड है, कौन इंजीनियर है, उनके पास में डाटा रहता है। कौन सा आदमी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, कहाँ पर रूफ का, कहाँ पर ब्रिजेस का कॉन्ट्रैक्ट है, कहाँ पर टेंडर्स निकला है, वो उनका डिस्कस होता है। तो वो उस नॉलेज और उस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से वो पर्टिकुलर अप्लीकेशंस करके वो काम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक ऐसा रहता है कि काफ़ी लोग इन्वॉल्व होने की वजह से अलग अलग जगह का इन्फॉर्मेशन आता है। दूसरी बात है कि कोई 10th में 12th में या कोई अच्छे जॉब में लगा है तो उसकी हौसला अफजाई, उसको एक फैसिलिटेशन करने का कोई भी सिस्टम नहीं है। जब तक हम अपने बच्चों को, या कोई पर्सन बुजुर्ग है, रिटायर्ड हो गया है, डेफिनेटली उसने तो लाइफ में काफ़ी कुछ पॉजिटिव इम्प्लीमेंटेशन किया है, तो डेफिनेटली एक ग्रुप के सामने में उनको फैसिलिटेट करे, उनकी तारीफ किए, उनका हौसला अफजाई किए, तो हमारा कौम पे दूसरों को भी एक एहसास होगा कि हमें भी यही करना चाहिए। तीसरा कि जनरली हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं कि फ्लैग हाइस्ट है, 15 अगस्त का हो गया, 26 जनवरी का है, वो बाकी की कौम ही करते बैठेंगे। हम लोग भी करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा, कोई मदरसे में भी होता है फ्लैग हाइस्ट। डेफिनेटली ये वतन नो डाउट हमारा है, ये वतन में किसी को डाउट नहीं कि वतन हमारा है, था और रहेगा। तो इसका वतन का जो तिरंगा वो हमारा है, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे हमारा है, रिपब्लिक डे हमारा है। तो हमारा भी कोई ग्रुप रहता है, सोशल ग्रुप, तो उसके थ्रू फ्लैग हाइस्ट का प्रोग्राम
एक इंडिपेंडेंस का या रिपब्लिक डे का एक प्रोग्राम्स वगैरह हमारी तरफ से इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ताकि सबको लगे कि डेफिनेटली ये कंट्री, ये देश, ये वतन हमारा है। और एक चीज़ है कि सोशल इम्प्लीमेंट पे हमको पता रहता है कि ये पर्सन अपाइज है, या ये फाइनेंशियली वीक है, या इनके घर में लड़की है या लड़का है जो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन ये एक अच्छी सी फीस जमा नहीं कर पा रहा है जेईई की, वो मेडिकल का क्लब कोचिंग नहीं कर पा रहा है। तो डेफिनेटली हमारे पास में इतना पैसा बिल्कुल है कि हम लोग कंट्रीब्यूट करके उसका फीस भर सके, या उसको पढ़ा सके, या उसको कुछ गाइड कर सके, या किसी कोई बीमार है तो उसके बीमारी का ऑपरेशन का किसी चीज़ का खर्चा कर सके। इतना पैसा हम लोगों के पास में माशाल्लाह है, लेकिन कोई नहीं करना चाहता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस सिस्टम में इनकॉर्पोरेट नहीं होने की वजह से हम जो कोऑपरेशन होना चाहिए वो कोऑपरेशन नहीं हो रहा है। और एक सबसे बड़ा लूप होल ऐसा है कि हमारे सोसाइटी में एक सिस्टम को बिल्कुल ऐड होना चाहिए कि कोई पर्सन मुस्लिम बाहर से आ रहा है, पठान, शेख, मिर्ज़ा, कोई भी हो, वो बाहर से ट्रांसफ़र होके आया, यूपी से आया, बिहार से आया, कहीं से भी आया, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आया, चंद्रपुर से आया, तो वो पर्सन क्या होता है कि अपनी फैमिली लेके किराए से एक तो फ्लैट खरीदता है, घर खरीदता है, या किराए से रहता है। तो वो आजू बाजू बात होने के बाद में उसकी जब पहचान होती है, उसकी जब दोस्ती होती है, तब उसको 5 साल के बाद में लगता है कि मैं सोशल सेफ हूँ। बाकी के कौम में नहीं है ऐसा। हमारे कौम में सबसे पहला एक ये सिस्टम होना चाहिए कि एक हमारा सिस्टम है, एक हमारा फोरम है। आप आए हैं, एक बता दिया कि एक नए आदमी यहाँ रहने के लिए आए, तो अपना नाम रजिस्टर किया, उसको इंट्रोडक्शन कराए, और हमारे दावत में खुशी में हो या गम पे हो उसको इन्वॉल्व करें, ताकि उसको 7 दिन के अंदर में लगे कि नहीं, मैं सोशली सेफ हूँ, मेरे साथ में मेरी कौम है, मेरे साथ में मेरा ग्रुप है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने सबने एक चीज़ ऑब्ज़र्व किया होगा कि हम लोग गवर्नमेंट का जो स्कीम्स है उसका बेनिफिट लेने के लिए जो हम लोग महफूज रहते हैं, या दूसरे आदमी की जान पहचान नहीं होने से उनके फाइनेंशियल ये होने से महफूज रहते हैं, उसमें से कम 50% से ज़्यादा मुस्लिम्स ऐसे हैं जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम को फेस करते हैं। अभी हमने देखे होंगे, हम लोग हज और उम्रा करने जाते हैं। मैं हज और उम्रा की वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। माशाल्लाह हमारा फ़र्ज है कि हमने हज करना चाहिए। अल्लाह पाक सबको तो एक दे मौका कि उनको हज हो, लेकिन हज और उम्रा की हमारे कंट्री के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं नागपुर का एग्जांपल लेता हूँ। आपने देखे हो कि जब उम्रा जाता है तो पार्टी होती है, आता है तो पार्टी होती है, जाता अकेला है, छोड़ने के लिए 4 गाड़ी जाती है, पीछे में लिखा रहता है उम्रा मुबारक, हज मुबारक। चलो ठीक है, खुशी जाहिर करो, लेकिन अगर आप उसका कैलकुलेशन करो तो 2000 बिलियंस के ऊपर में पैसा पर ईयर एक्सपेंसेस है इंडिया का। 2000 बिलियंस के ऊपर में। आप मुझे बताओ 2000 बिलियंस के ऊपर में कितने इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, कितना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनता है, कितना गृह उद्योग बनता है, कितने लोगों का इम्प्लीमेंटेशन होगा, कितने लेबोरेटरीज बनती है। यानी हमारा कौम में इतना पैसा है कि अगर वो चाहे ना तो ना किसी मुख्यमंत्री फंड की ज़रूरत है, ना प्रधानमंत्री फंड की ज़रूरत है, ना किसी कलेक्टर की कोई रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। इतने बिलियंस रुपीस खर्चा होता है, तो डेफिनेटली हम लोगों ने खुद ने ये सोचना चाहिए, हज करने चुपचाप जाए आए, जो पार्टी देना है वही पैसे का है। कोई हमारे फोरम अपने कौम के लिए कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, टेक्निकल ट्रेड्स का इस्टेब्लिशमेंट हो, वो सारे इस्टेब्लिशमेंट होंगे तो डेफिनेटली हम माइनॉरिटी में हैं, ये चीज़ों का ख्याल कभी नहीं आएगा। और डेफिनेटली हम लोग अपने आप को माइनॉरिटी बोलते हैं, लेकिन सबसे टॉप पे पॉपुलेशन पे मुस्लिम ही है इंडिया में। हम लोग बोलते हैं कि सेकंड पॉपुलेशन है, 18.17% पॉपुलेशन हमारा इस्लाम लोगों का है, लेकिन देखा जाए तो अगर ब्राह्मण देखे, तेली देखे, ये देखे, तो डेफिनेटली वो सबके सब 10% के ऊपर में कोई नहीं है।
एक मुस्लिम ही कौम ऐसी है जो 18.17 पे 2022 पे थी। तो जब हम लोग मेजोरिटी में हैं तो माइनॉरिटी क्यों समझें? हमारे में हुनर है तो हम अपने आप को कम क्यों समझें? हमको मौका मिला है कुरान शरीफ पढ़ने का, इम्प्लीमेंट करने का, तो हम लोग खुशनसीब हैं। तो डेफिनेटली ये सारे मिस, ये सारे साइकोलॉजिकल थ्रेट्स और हमारा जो साइकोलॉजिकल फ्रेम इस्टेब्लिश करके अगर हम ये सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं हर इंडिविजुअल पे, जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ पर मस्जिद में एक चीज़ स्टार्ट हुआ कि हर लास्ट जुम्मे को कोई पर्सन्स आके यहाँ पर अपना एक नॉलेज शेयर करता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। तो ऐसा देखते देखते अगर पूरे के पूरे कंट्री में मस्जिदों में अगर ऐसा हो जाए तो हमारा कितना अपग्रेडेशन होगा। ये हो गई इंफॉर्मेशंस की बात। दूसरी बात, ये जो बात की उसको रियली में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन किए तो क्या होगा। जैसा मैंने इमरजेंसी रिस्पांस बनाया, हमको ये नहीं करना है गलत काम करना है, हमको किसी पे अटैक नहीं करना है, लेकिन हमारे को सेफ्टी खुद की करने की इजाज़त अल्लाह ने हमें दी है। हमें जहन अल्लाह ने दिया है कि हम कौन सी चीज़ें हमारे लिए अनसेफ है और कौन सी चीज़ें हमारे लिए सेफ है। अभी हमारे कौम में बहुत सारे लोगों में एक ऐसा हो जाता है कि हम यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट क्यों करें, वो हराम है। कहीं SIP में पैसा इन्वेस्ट करें वो हराम है, किसी का इंश्योरेंस ले ले तो शायद वो हराम है। तो सबसे पहले क्या फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस में हराम बोला है कुरान शरीफ ने और कौन सा नहीं बोला, उसका थोड़ा स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो नॉलेज नहीं रहने की वजह से हम लोग अपने फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं कर पा रहे। एक पर्सन आता है, अपने को पता है कि ये इंडस्ट्रीज में इतने इतने फंड्स हैं, हमको पता है जब वो फाइनेंशियल ग्रोथ हो रहा है वो पैसा नेशनल इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ में लग रहा है, उसका ग्रोथ वाला पैसा हमको मिल रहा है, तो क्यों जायज़ नहीं है। अगर हमारे पास में प्रॉपर्टी हो, हेल्थ हो, हमारा लाइफ हो, अगर वो इंश्योर्ड है तो इसमें क्या रॉन्ग है। कब एक्सीडेंट हो जाए, कब बीमारी आ जाए, कब किसको कितना पैसा लगे, ये सब चीज़ें अचानक होती है, सडन होता है। वो सडन के लिए ही एक आदमी एक इंश्योर्ड रहता है कि नो मुझे एक इंश्योर्ड रहना चाहिए। वक्त हो गया है इसलिए मैं अब इजाज़त चाहूँगा। किसी को कोई क्वेश्चंस है तो कर सकते हैं, किसी को कोई सवाल होगा इस रिलेटेड या कोई भी जनरल क्वेश्चंस होगा, अगर मैं आंसर दे पाऊँ तो मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, मैं मस्जिद कमेटी, इमाम साहब, शकील सर और कमेटी के सारे मेंबर को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस नाचीज़ को बोलने का मौका दिया, और आप सब लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने काफ़ी अच्छे से मेरी बात को सुना, और मेरे जो भी बोलने में, जो भी बताने में हो सकता है गलती हुई होगी, या हो सकता है कि मेरी कोई कंटेंट या कोई एलिमेंट हो सकता है आपका परसेप्शन आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।